गुलशन पांडे जी, सिटी हेडलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे चैनल के लिए सौभाग्य की बात है। आपको लोगों ने पुलिस के किरदार में देखा है, अलग अलग किरदार में देखा है, सॉल्व करते हुए देखा है केसेस को, लेकिन एक्चुअल में गुलशन पांडे को यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ा? सिटी हेडलाइंस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कितनी मेहनत, क्या तरीका, क्या जो भी हो सकता है किसी के कामयाब होने के पीछे, वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक इरादा, उसके बाद बहुत ईमानदारी से की गई मेहनत, फिर जो है वो मंजिल आसान हो जाती है। तो मेरे लिए थोड़ा कठिन था वैसे भी क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, पंजाब से, पटियाला से। रंगमंच बचपन से ही मतलब वो था कि मुझे कुछ ऐसा बनना है जिसको दुनिया जाने। ओके, मतलब ये शौक बचपन से था। और ये शौक अगर रहता तो वो पूरा हो सकता था, लेकिन ये दीवानगी थी। ओके, तो दीवानगी बड़ी जरूरी। तो मैं 8वीं में हूँगा तो रेडियो पे एक प्रोग्राम आया करता था, जयमाला। ओके, फौजी भाइयों के लिए गानों का प्रोग्राम होता था। ओके, उसमें कुछ फिल्म स्टार्स की कभी कभी बातें भी आया करती थी। ओके, तो उसमें मेरे फेवरेट धर्म जी बोल रहे थे, फौजी भाइयों में गरीब किसान का बेटा था, मुझे दिलीप कुमार साहब बहुत पसंद थे, मेरा भी मन था कि मैं एक्टर बनूं, जिसके लिए किसी डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं थी। तो ये लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई कि किसी डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, 8वीं के बच्चे को क्या पता होगा। राइट। तो मेरा पढ़ाई से मन उसी दिन से हट गया। ओके, मैं पहली बार 8वीं में फेल भी हुआ क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं था। मेरी गेम्स, मेरा सब कुछ फिल्म्स को लेके ही था। अब बहुत डांट पड़ी, मार भी पड़ी, लेकिन फिर चलो पढ़ाई पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया, लेकिन मैं फोकस नहीं कभी भी पढ़ाई पे कर पाया। तो मैं सुनने वालों को, देखने वालों को ये कह दूं कि सचमुच पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये मुझे यहाँ आके एहसास हुआ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ 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 अपना कोई भी शौक, कोई भी दीवानगी जिंदा रखिए, उसे मरने ना दीजिए, लेकिन पढ़ाई जो है वो सबसे ज़रूरी है। आपके उस पैशन को भी पाने के लिए पढ़ाई का रोल बहुत अहम है। खैर, अब मेरे पिताजी और माताजी दोनों की हाइट कम थी। धर्म जी लंबे 6 फुट के आदमी। अब मेरे को किसी ने बोल दिया कि तू भी अपने पापा की तरह रहेगा, 1.5 फुटिया। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, मुझे तो लंबा होना है। तो उस वक्त टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, आओ योग सीखें। ओके, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योग सिखाते थे। ओके, और ये मेरी किस्मत की बात है या उसका फैसला ऐसा था कि उस संडे को पड़ोसियों के यहाँ टीवी देखने जाते थे, तो वो लंबे होने की एक्सरसाइज ही सिखा रहे थे। और योग में कितनी शक्ति है सर, और उस बच्चे का इरादा कैसा होगा, मतलब जब मैं 8वीं में कि मैं हर रोज सुबह अब उठने लगा और वो सारी एक्सरसाइजेस करने लगा और मैं 5 फुट 11 इंच का हो गया था। क्या बात है। और ये मेहनत जो सर ने पूछा, ये तो एक हिस्सा है उसका छोटा सा। उसके बाद शुरू होता है सफर, जब आप थिएटर ज्वाइन करते हो। फिर पंजाब में थिएटर ऐसा जिसमें पैसे नहीं मिलते हैं, फिर आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कुछ समय के बाद आप शादीशुदा हो जाते हो, आपके बच्चे हो जाते हैं। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपने वो फैसला लिया था शादी वाला। तो अब थिएटर की तो जिम्मेदारी नहीं है आपके परिवार को पालने की। राइट। अब आपने वो एक फैसला लिया। देखिए, जो भी कामयाब लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो जो भी फैसला लेते हैं वो सही होता है, लेकिन वो अपने इस फैसले को सही साबित करते हैं, बस वो है। ऐसा नहीं है कि मैंने 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं किया, उसके बाद भी मैं धक्का स्टार्ट रहा। मैं बीए तक गया, बीए फाइनल में जाके मैं फेल हुआ। फिर मैंने कहा अब हार मान जाते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। गुलशन पांडे जी जो बनना चाहते थे उसके लिए उन्होंने कहा जुनून, शौक नहीं, दीवानगी थी, वो वहां तक पहुंचे। लेकिन इनका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम था, फिर भी इन्होंने कुछ ना कुछ कोशिश करके अपनी डिग्रियां हासिल की। आज इनको वो चीज़ लगा होगा कि हमारे यंग जनरेशन्स को हमें ये बताना चाहिए कि जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ कल आप ना महसूस करें, और इसीलिए उनके मुंह से ये शब्द निकले। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ सर कि जो पढ़ाई है ये तो ज़रूरी है ही, आपका शौक भी ज़रूरी है, ये अलग कहानी है। लेकिन दुनिया में ऐसे हजारों करोड़ों लोग होंगे जो करना कुछ और चाहते थे, कर वो कुछ और रहे। वो फिर जब वो कुछ और कर रहे हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे।
मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से हूँ जो मैं करना चाहता था मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं तो शायद मैं कामयाब हूँ अपने तरफ से, लेकिन तो प्लीज अपने पैशन को भी ना छोड़िए, क्योंकि वैसी जिंदगी जीने में भी फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। आपने देखा होगा आजकल डिप्रेशन के केसेस क्योंकि वो कहीं और जाना चाहते थे, वो किसी वजह से किसी और जगह पे चल रहे हैं, किसी और ट्रैक पे चल रहे हैं। ये चीज कहीं ना कहीं आप नहीं भी सोच रहे तो आपको अंदर से खा रही होती है या आपको तंग करती है। यस, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि कभी कभी वो अपनी माँ बाप की वजह से कि बच्चे को बनना इंजीनियर है, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, उसके पीछे लाखों खर्च कर देते हैं। बच्चे को बनना कुछ और है। तो यानी जो इन्होंने बताया कि एक आदमी, एक बच्चा जब बड़ा होता है, जब बचपन होता है उसका, तो वो कुछ ना कुछ सोच रखता है और उसी सोच को लेके आगे बढ़ता है कि हमें ये बनना है। किसी को पुलिस ऑफिसर बनना रहता है, किसी को डॉक्टर बनना रहता है, किसी को एक्टर बनना रहता है, किसी को फुटबॉलर बनना रहता है, किसी को क्रिकेटर बनना रहता है। लेकिन जब उसके लाइफ में इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है कि नहीं तुमको ये नहीं बनना है, ये नहीं बनना है, तो वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है। इसमें एक और एडिशन कर दूं मैं, अपने इस सफर में हमारी एसोसिएशन है सिने एनटीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, सेंटा बोलना है, उसका मैं 2 इलेक्शन जीता हूँ। तो मैं स्क्रूटनी कमेटी में था। जब नए आर्टिस्ट के लिए कार्ड बनता है तो एक कमेटी बैठती है 5-6 लोगों की, उससे सवाल किए जाते हैं क्यों बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थे जो एक्टर बनने आए थे। तो पंकज धीर जी जो महाभारत में कर रहे थे, तो वो चेयरमैन थे स्क्रूटनी कमेटी के। उन्होंने पूछा कि आप इतनी सारी पढ़ाई करके, इतना लाखों रुपया अपने माँ बाप का लगवा के अब आप एक्टर बनने आए। तो वो कहते कि नहीं, वो तो प्रेशर था मम्मी पापा का, इसलिए किया। तो ये सवाल वहीं से हो रहा था कि देखिए, अगर हम अधिक, आज एक्टिंग का फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, हम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, अब तो कोई सीमा ही नहीं है, हम पूरी दुनिया पे हैं। यस। मैं बताऊं, मैं सर अभी दिल्ली में था, तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आई थी। तो हमारा कोई सीमाओं से बंधा हुआ काम ही नहीं है, कला कभी बंधी रह नहीं सकती था। मैं खुद भी गुलशन पांडे जी को पुलिस ऑफिसर्स के रोल में टीवी पे देखा करता था, और मुझे खुद नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनका इंटरव्यू करूंगा। तो उस खुशनसीब में से मैं एक हूँ कि मुझे गुलशन पांडे जी का इंटरव्यू करने के लिए मिला। सर, मैं आपसे ही जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाहता हूँ। जब आप पुलिस ऑफिसर के किरदार में होते हैं, पुलिस ऑफिसर के किरदार में आपके सामने कोई केसेस आते हैं जिसमें बहुत ब्रूटल मर्डर की क्राइम स्टोरीज हमने देखी है, क्राइम पेट्रोल पे देखी है, अदर कई जगह पे देखी है, वो कहीं ना कहीं जो वो स्टोरीज होती है वो ट्रू बेस्ड होती है। एज ए ऑफिसर जब उस एक किरदार को आप निभाते हैं, यानी कि आपको पुलिस ऑफिसर बनना है, क्राइम सीन पे जाते हैं, किस तरह से मर्डर हुआ वो रिक्रिएशन होता है, उसको देखते हैं, तब गुलशन पांडे क्या सोचते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश की बात नहीं करें, दुनिया में क्राइम होता है, जब इस तरह के क्राइम को देखते हैं तो गुलशन पांडे जी कभी थरथरा जाते हैं, कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? जी सर, एक स्टोरी मैंने की थी। देखिए, क्राइम हर किस्म का होता रहता है, मतलब जैसे जो हमको बहुत तंग करते हैं, उनके दहेज के लिए कभी लड़की को जला दिया जाता है, कभी बेवफाई का होता है, मियाँ हस्बैंड वाइफ का मर्डर करा रहा है या वाइफ हस्बैंड का करा रही है, या चोरी हो रही है, या किसी लालच में मर्डर हो रहे हैं, जायदाद के लिए मर्डर हो रहे हैं, अपने ही अपनों का खून कर रहे हैं। ये सारी कहानियां तंग तो करती हैं हम। लेकिन एक कहानी मैंने की थी, पिंकी खाका केस, ये बिहार की एक कहानी थी। ये अंधविश्वास से जुड़ी हुई एक कहानी। ये इसने बहुत तंग किया था उस वक्त, क्योंकि ये सिचुएशन क्या है कि जब पुलिस पहुंचती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो पूरा परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया गया है, लाशों पे मक्खियां भिनभिना रही हैं, और एक 10-12 साल की बच्ची जो अंदर गई थी किसी काम से, और वो कोई रूम भी नहीं था, ऐसे इतनी सी एक ऊंची दीवार है, उसके पीछे बैठ के वो कुछ ले रही थी, और इस दौरान अटैक हुआ, उसने देखा और वो डर गई और वहीं दुबक गई, और वो 2 दिन वहीं दुबकी रही। तो उस बच्ची से जो इंटरोगेशन था, वो बोल ही नहीं पा रही थी, सदमे में इतनी थी। तो वो बच्ची ने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी, जो भी थी, तो मेरे को शायद एक्टिंग करनी नहीं पड़ी, वो माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया था।
तो लग रहा था कि हम रियल लोकेशन पे हैं और रियल वो हो रहा है। और ये कहानी क्या है, सिर्फ ये कि एक आदमी जो गांव में रहता है, उस गांव में जड़ी बूटियां वो खोज लेता है, थोड़ा वो उनका उपचार करने लगता है जो लोगों का थोड़ी बहुत बीमारी हो गई। उसी गांव में एक तांत्रिक है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया करता था, ये ले आओ वो ले आओ, ऐसा कर दो वैसा कर दो, गरीब लोगों को लूट रहा था वो इंसान, और ये बेचारा लोगों का भला करना चाहता था। तो ये तांत्रिक ने उस जड़ी बूटी वाले का मर्डर करवा दिया था। अब उसके चक्कर में पूरे परिवार को ही मार दिया गया और उनकी 10-12 साल की एक बच्ची बची। तो ये केस आप खुद ही सोच सकते हैं कितना दर्दनाक रही होगी वो कहानी, और उस बच्ची के लिए आने वाला जीवन कैसा रहा होगा, पता नहीं किसने क्या उसकी हेल्प की होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं। तो क्राइम की सीरीज का करना, तो उस इंसान में क्या फीलिंग उस वक्त होता होगा, कैसा महसूस करते होंगे वो उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने इन पे काम किया होगा, जिन्होंने ये इनको देखा होगा, जिन्होंने जिया होंगे वो पल, उनको हेड्स ऑफ सैल्यूट है भाई साहब उन सब। ये बड़ी बात इन्होंने कही। ये एक किरदार निभाते हुए जब इतना डिस्टर्ब होते हैं, एक पुलिस ऑफिसर के किरदार को निभाते हुए जब उस केस को सॉल्व करते हैं, उसको रिक्रिएशन किया जाता है और वो उनको पता होता है ये डमी है, तब ये अगर ये डिस्टर्ब इतना होते हैं, तो वो जो हमारे रियल हीरो, रियल पुलिस ऑफिसर्स जो इन सबको रियल में फेस करते होंगे, वो स्मेल, वो कटा हुआ लाश, वो अध जला लाश, वो सड़ी गली लाशें, वो अलग अलग टाइप के क्राइम, तो उनको कैसा महसूस होता होगा। और इसीलिए इनका सैल्यूट है उन पुलिस ऑफिसर को, और हमारा भी उन पुलिस ऑफिसर्स को सैल्यूट है जो इस तरह के क्राइम को सॉल्व करते हैं, जो आरोपी है उसको सजा दिलाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे समाज की रक्षा करते हैं। बहुत सारे लोग मुंबई शहर में अलग अलग जगह से एक्टिंग करने के लिए आते हैं। एक्चुअल में एक्टिंग कितना कठिन है, क्योंकि सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। एक्टिंग कठिन बिल्कुल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग किसी के लिए भी कठिन नहीं है, क्योंकि हम सब बचपन से एक्टिंग कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। होमवर्क क्यों नहीं किया तो जो बहाना हम बनाते हैं वो भी एक एक्टिंग होती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, ये सब एक्टिंग ही तो है। अब जब वो लिखी हुई स्क्रिप्ट सामने आ जाती है तब हम जाके फंस जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा जो यहाँ पर लोग आए हैं उन्होंने देखा कि शाहरुख खान साहब ऐसे बोलते हैं तो मैं भी बोल लेता हूँ, अरे तो मैं तो एक्टर हूँ। ऐसा नहीं है। जो स्क्रिप्ट आपको मिलती है उस पर कुछ लाइंस लिखी होती हैं, वो लाइंस होती हैं मुर्दा लाइंस, उनको जिंदा करना होता है एक्टर का काम। अब आपने किसी का सुन के वैसे ही बोल दिया, ये एक्टिंग नहीं है। आपने कहीं पढ़ के उसको ऐसा बोल दिया कि ये आप बोल रहे लिखी हुई लाइन नहीं है, तो वो एक्टिंग नहीं है। अब उसके लिए ना बहुत सारी ट्रेनिंग भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये गॉड गिफ्ट होता है। कोई भी कला आपके अंदर ईश्वर की तरफ से ही होती है, लेकिन इसकी एक तैयारी, थोड़ा उसको स्किल्ड कर दिया जाए, उसको थोड़ा तराश दिया जाए, तो उसके लिए रंगमंच बहुत ही अहम जगह है। आप अच्छे लोगों के साथ अगर रंगमंच से जुड़ जाते हैं, जो कि मेरा सौभाग्य रहा, मैं बड़े अच्छे अच्छे गुणीजनों के साथ रहा, मैंने बहुत सीखा उन लोगों से, उनका बहुत आशीर्वाद मेरे साथ है। ऐसे ही आप देखिए कोई अच्छी जगह जहाँ पर आप सीख सकते हैं, जो भी आना चाहते हो, जो भी आ रहे हों, और बहानों से दूर हो जाइए। हाँ, बहाने जो हैं ये आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, मतलब मैं अगर पैसे वाला होता तो मैं वैसे हो जाता। मैंने देखा एक टीवी शो पे, एक रियलिटी शो था ये, एक बच्चा जिसके दोनों पैर नहीं है और वो डांस कर रहा है। इससे बड़ा बहाना तो कोई नहीं है दुनिया में। डांस के लिए लात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टांगों पे खड़ा होगा तो डांस करेगा। आपने शायद नहीं देखा वो शो, आप देखिएगा कभी, बिना पैरों का, यूट्यूब पे भी मिल सकता है आपको। उसके दोनों पैर नहीं और वो डांस कर रहा है और ऐसा जबरदस्त डांस करता है वो। मैंने उसको लाइव जब देखा राजस्थान के एक शो में, वो भी गेस्ट था, तो उसका परफॉर्मेंस हुआ, वो आखिरी के बाद उसने जंप किया और स्टेज के बाहर उसके लिए रखा गया था जहाँ पे वो आया। तो ये सब कुछ मेरे लिए बड़ा आश्चर्यचकित था। मैंने कहा हम जो भी करते हैं ये कुछ नहीं है, वो मेहनत कुछ नहीं है, उसकी मेहनत के आगे। तो बहाना देखिए कोई नहीं होता है, आपके पास एक इरादा होता है और उस इरादा को कामयाब करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, आपको बस ढूंढने होते हैं साहब। तो आप पूरी ट्रेनिंग लेके आइए, कोई चीज की जरूरत नहीं है, बस आपके एक इरादे की जरूरत है।
जितना मैं जानता हूँ कि अगर गुलशन पांडे जी भी यही सोचते रहते कि यार हमारे पास बहुत पैसा होता तो मैं एक्टिंग कर पाता, एक्टिंग क्लासेस सीख जा पाता, एक्ट कर पाता, तो शायद वो यहाँ नहीं होते। क्योंकि गुलशन पांडे जी का भी जो लाइफ है बहुत स्ट्रगल से शुरू हुआ है और इनको वो सब कुछ देखना पड़ा, पैसे की कमी महसूस की इन्होंने, उसके बावजूद एक बोलते ना कि कुछ लक भी तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक डेडिकेशन, एक मेहनत, और इन्होंने जो कहा मेरी दीवानगी थी कि मुझे कुछ करना है, और वही दीवानगी बिना पैसे के इनको यहाँ तक लेके आई। मेरे साथ क्या हुआ सर, 87 में मैंने घर छोड़ा, मैं बीए में जब फेल हुआ था तो मम्मी ने बोला नहीं कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे, क्योंकि मेरे लिए नौकरी का एक ऑप्शन था। मेरे लिए उससे एक साल पहले से बल्कि मैं गवर्नमेंट जॉब में भी लग सकता था। मेरे पिताजी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पटियाला में पियोन थे, तो उनके सीईओ साहब जो थे उन जिनको वो पानी पिलाया करते थे, एक बार वो मुझे देखा, उन्होंने मेरे डैडी के पास गया था तो उन्होंने पूछा क्या करता है तेरा लड़का, बोलते जी बीए सेकेंड ईयर कर रहा है। तो कहता है चल कोई नहीं, इसको ना ऑक्ट्राई में क्लर्क लगा देता हूँ टेम्परेरी, फिर 3 महीने में हम कर देंगे पक्का। लेकिन मेरे पापा ने शाम को आगे मेरे को बताया तो मैं डर गया, मैंने कहा साला मैं अगर क्लर्क बनूंगा तो एक्टर कम बनूंगा। तो ये सवाल मैंने कहा नहीं मेरा पढ़ाई करना है, मेरे को नहीं करना है ये नौकरी वोकरी, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब बीए फेल हुआ फाइनल ईयर में तो मम्मी ने फिर कहा चल कोई नहीं पढ़ाई कर ले, नौकरी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, ऐसे ऐसे। तब मैंने सोचा यार ये पढ़ाई के चक्कर में पढ़ा रहोगे तो आप एक्टर नहीं बन पाओगे, तो मैं मतलब तब तक मेरी सोच इतनी डेवलप ही नहीं हुई थी, वो बच्चा ही था शायद मैं तब तक। फिर मैं दिल्ली में टेक्सला टीवी की एक फैक्ट्री होती थी, वहाँ एक मेरा दोस्त काम करता था, तो उसने कहा था कि तू दिल्ली आ जा, मैं तेरे को यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे तू सीख भी जाएगा तो टीवी मैकेनिक ही बन जाएगा और नहीं तो कुछ। तो मैंने कहा हाँ दिल्ली जाने का बहाना है। उससे पहले मैं सुन चुका था परेश रावल साहब का इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा था कि जब हम मुंबई में थे तो दिल्ली में एक नाम जो हम सुन रहे थे कि बहुत बढ़िया एक्टर है नसीरुद्दीन शाह। अच्छा, ये मैंने सुना इंटरव्यू में, ये नहीं सुना कि वो एनएसडी में थे। तो एनएसडी के जो अच्छे एक्टर्स हुआ करते थे उनका नाम पहले से मुंबई अपने आप पहुंचाएगा, क्योंकि जुड़ा हुआ था ना, तो मेरे को एनएसडी नहीं सुनाई दिया, सिर्फ नसीरुद्दीन शाह सुनाई दिया और थिएटर सुनाई दिया। मैंने कहा यार ये अच्छा है, दिल्ली में थिएटर करना चाहिए, और ऊपर से ये ऑफर आ जाता कि आजा दिल्ली में, मैं तेरे को नौकरी लगवा देता हूँ। तो साहब मैं दिल्ली चला गया, मेरे को तो बड़ा अच्छा होगा कि दिल्ली में थिएटर करेंगे और बॉम्बे में नाम पहुंच जाएगा। लेकिन मेरी सोच भी गलत थी, वो मेरा फैसला भी शायद गलत था, क्योंकि मैं वहाँ गया, वो लड़के ने मेरी जॉब वॉब नहीं लगाई, तो मैंने वहाँ से जिंदगी सीखना शुरू किया। अभी तक तो इकलौता बेटा था, एक बहन थी, तो वो जो प्यार मोहब्बत किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी, चाहे हम किसी भी हालात में हो, लेकिन बच्चे का तो ख्याल रखा ही जाता है और बड़ा लाडला भी रहा। अब मैंने भूख का सामना करना शुरू किया कि वापस जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी, यहाँ पे बिना पैसे के जीना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कई दिन भूखा रहा, बहुत पैदल चलता रहा, सब कुछ करता रहा, मैंने बड़े सारे पापड़ उन दिनों बेले। तो खैर तो यहाँ एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि आप अगर फोकस रखते हैं किसी चीज़ पे, उधर से इधर उधर हो जाएंगे, तो वो आप पिक्चर भी क्लियर करें, खींच रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट को खींच रहे हो उसी को फोकस में रखना, दूसरी चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। तो अगर आप वहाँ से डाइवर्ट हो गए तो आपका मेन जो सब्जेक्ट है वो ब्लर हो जाएगा। तो मेरे साथ भी वही हुआ। फिर करीब 3-4 साल मैं थिएटर से कटा रहा, और उन दिनों 2 बच्चे हो गए, अब परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक घर था छोटा सा और डैडी की राशन वाशन भर ही दिया करते थे, तो खाने की दिक्कत तो कोई नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि आपने अपनी एक जिंदगी अलग शुरू कर लिया, आपका एक अपना अलग परिवार है, थे तो हम एक साथ ही, लेकिन आपकी अब जिम्मेदारी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसे करना चाहिए। अब मैं नौकरी तलाश करने लगा, अब क्योंकि पढ़ाई भी पूरी नहीं थी, बीए फेल आदमी को कौन कहीं प्राइवेट जॉब देगा। उस वक्त जो मिल रही थी सरकारी नौकरी वो मैंने खुद ठुकरा दी थी, तो हालात थोड़े वैसे होते जा रहे थे। और उन दिनों मैं एक बहुत गलत काम करता था कि मैं सिगरेट पिया करता था, बड़ी गंदी चीज़ है ये, और इसको मैंने छोड़ा 20 साल पहले। खैर, तो मैं सिगरेट पीने एक जगह बैठा करता था, वहाँ एक साबिर हुसैन साहब थे जो कढ़ाई किया करते थे जरदोजी की।
तो एक बार मैं वहाँ सिगरेट पीने गया था बस, तो उनको कुछ अर्जेंट ऑर्डर भेजना था, सब लोग उसको बनाने में लगे हुए थे। ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, जरदोजी बोलते हैं इसको, आरी और जरदोजी। तो एक और ड्रेस के लिए खाका बनाना था, बटर पेपर पे डिजाइन जो किया जाता है, एक ड्रेस को देख के उसे कॉपी किया जाता है। तो कह रहे थे अपने एक कमर भाई थे कि कमर भाई आप जाइए खाका बनाइए, वो कहते पहले ये खत्म करेंगे हमारा ये है वो। तो मैंने कहा वो खाका आपका मैं बना सकता हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी। कहते अच्छा। तो मैंने वो खाका उनको बना के दिखाया, वो बड़े खुश हुए, कहते अरे यार आप तो बड़ा अच्छा बना देते हो, तो आप सीख के नहीं लेते? मैंने कहा सीखने एक्टर बनना था। कहते नौकरी तो कब मिलेगी? नहीं, उस वक्त तो मैंने थोड़ा ऐसा छोड़ रखा था कि घर के लिए कुछ तो करें। हाँ, क्योंकि आपने तो प्यार कर लिया और प्यार करके शादी कर ली, अब वो तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो फिर मैंने साहब वो कढ़ाई, उन्होंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा चलिए शुरू करते हैं। तो फिर मैंने वो 2 महीने के अंदर, पता नहीं कैसे कोई ऊपर वाले की शक्ति होती है कि आप कैसे सीख गए 2 महीने में। इतना मुश्किल काम, इतना खूबसूरत वो काम है, मैं उसका मास्टर हुआ। तो मैंने अपना अलग कारखाना लगाया, 4-5 लोग मेरे साथ काम कर रहे थे। और अब इसी दौरान मुझे एक हमारे पुराने थिएटर के मिल गए पटियाला से, तो हम लोगों ने एक प्ले शुरू कर लिया। अब प्ले को टाइम बहुत देना पड़ता है सर, बहुत सारे रिहर्सल के, 2-3 घंटे रिहर्सल्स के, वो 2-2 महीने रिहर्सल चलती है, उसके बाद शो शुरू होता है, तो इसलिए उसमें टेक का गुंजाइश नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैं वही, मेरा काम पे ध्यान कम और उधर ज्यादा रहने लगा। तो इसमें एक जो मेरे को बहुत, जिस पॉइंट पे आके मैं बड़ा दुखी हुआ था, तो मेरा बेटा जब चलने लग गया और उसने कहा, वो मुझे नहीं, मेरे बच्चे बोलते थे, ज्यादातर माँ को ही बोलते थे कि मम्मी मुझे 2 पहिए वाला साइकिल चाहिए, बाइसिकल। और मैं ऐसा इंसान रहा कि मैं नहीं दे पाया उसको उस वक्त। लेकिन उस दिन मेरा मन किया कि मैं ये छोड़ दूंगा, कढ़ाई थिएटर, कि अपने बच्चों का ही मैं अगर कुछ पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत आया मन में कि मैं आज कढ़ाई सब, सॉरी थिएटर वेटर सब छोड़ के सिर्फ काम पे लग जाऊँ। तो मैं उस काम में इतना कमा लेता था कि मैं बहुत अच्छे से घर चला सकता था, लेकिन क्योंकि मैं उसको पूरा टाइम ही नहीं दे पा रहा था, उस वजह से वो जो लोग मैंने रखे थे वो भी मुझे धोखा देने लगे, मुझे नुकसान वहाँ से भी आने लगा। तो फिर मैंने, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि दीवानगी जो थी वो उस तरफ लेके जाती थी, तो मैं उस वक्त उसे साइकिल नहीं दे पाया था। लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि बाद में मैंने उसे बहुत कुछ दिया। ये भी एक बहुत बड़ा की पॉइंट है कि एक आप सोचिए कि इन्होंने जैसा कहा कि दिल्ली गए, इनको प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, और उस मोहब्बत की कशिश में आज आपको बता सकता हूँ कि इन्होंने जिनसे मोहब्बत किया, इन्हें आना था हमारे पास 11 बजे, लेकिन उस मोहब्बत को कहीं छोड़ना था, इसलिए ये 1 घंटा लेट आए। तो ऐसे मोहब्बत को सल्यूट है। और उस वक्त जरूर इन्होंने अपने बच्चे को साइकिल देने में असमर्थ थे, नहीं दे पाए, लेकिन आज जो इनका डेडिकेशन था, जो दीवानगी थी कुछ करने की, आज उस चरम सीमा पे पहुंच चुकी है जहाँ पे वो अपने बच्चे की बहुत सारी जायज ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। भगवान ने इनको और उस लायक जरूर बनाया। लेकिन इस दौरान मैं ये भी बता दूं कि अब मेरा बेटा भी बहुत अच्छा एक्टर है। क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे एपिसोड्स हम बाप बेटा ने साथ में भी किए हैं। वो ब्लेस्ड बच्चा है, बहुत अच्छा है नेचर वाइज भी। मैं ईश्वर को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बेटी भी, मेरा बेटा भी, वो मुंबई शहर में पढ़ लिख कर भी आज के बच्चे जैसे नहीं है। उनके अंदर वो संस्कार मैं जब देखता हूँ जो शायद मेरे अंदर भी नहीं है, मुझे बड़ी खुशी होती सर। ये तो और भी बहुत बड़ी बात है कि जिस किरदार को गुलशन पांडे जी ने निभाया, आज एक बेहतरीन संस्कार के साथ इनके बच्चे उन किरदार को निभा रहे हैं। और बहुत जल्द मैं आपको इसी जगह पे उनसे मुलाकात जरूर करवाऊंगा। अगर गुलशन पांडे जी कहेंगे तो जरूर वो बच्चे आएंगे। मैं अगर गुलशन पांडे जी के जितने ज़िंदगी को मैंने समझा है, और पहले तो बस एज ए एक्टर देखा करता था कि अरे यार ये तो बस आते हैं और सॉल्व करते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन इन लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने से पहले जो उन्होंने तपस्या किया है वो बहुत बड़ा है।
अगर मैं उनकी बातों को गौर करूं तो उन्होंने अभी बीच में ही एक मैसेज दिया कि मुझे एक बहुत गंदी आदत थी सिगरेट पीने की, और वो मैंने आज से 20 साल पहले छोड़ दिया है। यानी आज ये जनरेशन को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि आप ये काम मत करो, अगर करते हो तो छोड़ो, कुछ भी असंभव नहीं है। एक बहुत प्यारा सा मैसेज है उनका। ये एक मैसेज मैं भी सबसे अपील करना चाहूँगा कि ऐसे गंदे आदत को छोड़ दो जो आपके लाइफ को ही खराब कर दे। तो अब मैं और भी बता दूं, यहाँ पे कहानी हमारी ख़त्म तो नहीं होती। उसके बाद जब मैं थिएटर, मैंने शादी के बाद ये करते करते कढ़ाई थिएटर कर ही रहा था। उस दौरान मेरे जो सीनियर्स हैं, आज वो पंजाबी फिल्म्स में बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे पंजाब के, तो उनमें से एक है राणा भाई, राणा रणबीर जी। वो मुझसे बोलता है गुलशन तू बॉम्बे चला जा, आलू ना मंडी में बिकता है सब। तो उस वक्त पंजाबी सिनेमा इतना ऊपर नहीं था, राइट। तो मैं फिर मुंबई आ गया 2003 में। लेकिन मुंबई आने के लिए भी एक तैयारी थी कि आपके पास पैसा चाहिए बहुत सारा। बिल्कुल। जाते ही यहाँ पे आते ही आपको काम कोई थाली में परोस के तो रखा नहीं गया, और आपका कोई गॉडफादर ही नहीं, सिर्फ गॉड ही है जो है। तो आप किस तैयारी के साथ आएंगे? आपके पास पैसा भी नहीं है, अच्छा दो बच्चे भी हैं। तो ये सब इसमें आपका परिवार का बहुत बड़ा सहयोग होता है। मैं ऐसी फैमिली के लिए ईश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। तो मैंने क्या किया था, मेरे पास थे 3000 रुपये, लेकिन उससे पहले मैं जहाँ कढ़ाई करता था वहाँ जो टेलर मास्टर थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे कटिंग करना सिखा दिया लेडीज ड्रेसेस। अब मैं कढ़ाई तो करता था, तो एक राजाराम भाई थे जो सिलते थे, उनके साथ बैठ के मैंने यूं ही मशीन पे सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाना सीखा, ऐसे ही खेल खेल में। फुर्सत में बैठ गए, उनकी मशीन पे सिलाइयाँ लगा दी, उनको लाइए मैं लगाता हूँ, उनके कपड़े लेके मैं ही सिल दिया। तो ये खेल खेल में मेरे काम आ गया। अब देखो कढ़ाई जो मैं जानता था वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी। मुंबई में आके अगर मैं आरी सरदोजी करता हूँ तो वो एक एक ड्रेस 2-2 दिन अकेले आदमी से ले लेता। तो मैंने ये जो था 2 घंटे में आप एक ड्रेस बना के फटाफट कर सकते। तो फिर मैं जिस दिन आया था उस दिन मैं एक सिलाई की मशीन, एक कैंची, एक इंच टेप और 3000 रुपए लेके आपके इस शहर में आया। पर इस शहर ने कितना नवाजा है मुझे, वाह। ये जो पार्ट है ये समझने वाली बात है। जो मैं बहाने वाली बोल रहा था ना, ये वो है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं बॉम्बे चले जाता, मेरे पास पैसे होते बॉम्बे में सर्वाइवल होता तो मैं काम ढूंढ लेता, काम कर लेता। ये सब बहाने हैं। आपको अगर करना है तो उसका इंतजाम भी आप ही को करना है, और आपके आसपास ही सारे साधन मौजूद होते हैं साहब। एक और क्वेश्चन जी, इन सारे स्ट्रगल में आपके प्यार का कितना सहयोग रहा? मैंने बताया ना, अगर आपके साथ परिवार नहीं है या परिवार अच्छा नहीं है तो आपका कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। एक आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है, ये हम हमेशा से सुने। तो जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो आपकी माता का आशीर्वाद होता है, फिर उसके बाद जिसके साथ आपका जीवन चल रहा है उसका होता है, फिर आपके बच्चे जो सेक्रीफाइस कर सकते हैं वैसे बच्चे भी होने चाहिए। क्योंकि अगर वो साइकिल वाले के टाइम मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा जिद कर दी होती, सिर्फ उसने एक बार कहा और हमने मना कर दिया और वो मान गया, अगर वो ना मानने वाला बेटा होता तो मैं शायद थिएटर छोड़ के कढ़ाई में दिन रात लग गया होता, तो मैं यहाँ नहीं पहुँचा। तो ये परिवार का, पूरे परिवार का बहुत सहयोग है, ना सिर्फ आपके पत्नी बच्चों का, आपके भाई बहनों का, और जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उन सब का। बहुत सारे लोग हैं जो आपको मना कर देते हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मना नहीं करते तो शायद आप साबित करके नहीं दिखाते। जैसे हम मुंबई आया तो हमारे पड़ोसी ने कहा कि उतर के खा के वापस आ जाएगा, उनको भी थैंक यू सो मच। मुझे खैर उनको कुछ मुझे साबित नहीं करना, साबित नहीं, मैं तो जो करना चाहता हूँ, जो देखो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, वो गेम्स खेल रहे होते हैं कुछ अलग अलग, उस वक्त भी मेरे दिमाग में सिनेमा चल रहा होता था। तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर ने खुद ही मेरे दिमाग में ये डाला था, तो वो कभी उसका फैसला गलत कैसे हो सकता है? ये कॉन्फिडेंस भी मेरे साथ था। तो अगर आप देखिए अपने अंदर, पहचानिए। और मैं जो ये कढ़ाई और सिलाई की बात बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं, मेरी कहीं कोई दुकान नहीं है, मेरा कहीं कुछ वो नहीं है, मैं अपना किसी काम का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कोई भी बहाना नहीं चाहिए, बस इरादा चाहिए, नीयत साफ चाहिए, मंजिल आपके लिए रखी हुई है सामने।
बनना तो था इनको एक्टर ही, लेकिन उस एक्टर को बनने के लिए इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी थी, और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये वो हर काम कर गुजरते थे जो इज्जत से 2 पैसे कमा पाए आदमी। और उसी का ये हिस्सा रहा इनके ज़िंदगी में कि इन्होंने कुछ पैसे अपने परिवार के लिए अलग अलग तरीके से कमाए, लेकिन इज्जत और ईमानदारी से कमाए, और उसके साथ साथ ये आज एक बहुत ही सफल एक्टर बन पाए। ये आप जिस गुलशन पांडे को देखें, आपने इनको अलग अलग किरदार में देखा होगा, जो रियल लाइफ में गुलशन पांडे क्या है, कैसे बना, वो देख रहे हैं। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि माँ का रोल हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले शुरू होता है। आज बहुत सारे लोग जो है, अगर आप गलत कुछ करते हो तो सीधा सीधा लोग बोलते हैं कि इसके माँ बाप के संस्कार ऐसे होंगे, इसके माँ बाप के ही वजह से ये ऐसा होगा, पता नहीं माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। तो माँ और बाप का रोल बहुत अहम है। माँ के बाद अगर इन्होंने जो एक दर्जा दिया, ऑफ कोर्स जो पत्नी होती है, जिनसे इन्होंने प्यार करके शादी की, उनका साथ, उनका सिकवा नहीं रहा कि नहीं तुम तो पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तुम तो ये नहीं कर रहे। अगर सिर्फ यही ताने अगर उनको मिलते रहते तो शायद तब भी ये एक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि इनको उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला होगा कि चलो ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं और आगे अच्छा ही करेंगे, ये उनको भरोसा होगा। माँ ही नहीं, पिता भी, मेरे पिता रामलीला के एक्टर थे। ओके। रामलीला में विभीषण का रोल किया करते थे। हम कुमाऊं से हैं, गढ़वा उत्तराखंड से, कुमाऊं से। तो मेरे पिता, एक हमारे कुमाऊं का मंडल था पंजाब पटियाला में, तो वो लोग रामलीला किया करते थे। तो मेरे पिता उसमें विभीषण का रोल किया करते थे। और मैं एक दिन बड़ा इमोशनल हुआ 2 साल पहले, दिल्ली की जो सबसे बड़ी रामलीला है, लव कुश रामलीला, लाल किले के अंदर, उसमें मुझे विभीषण का रोल ऑफर हुआ और मैंने ऐसे करके लिया। वो मेरे को पिता की श्रद्धांजलि के लिए मुझे अच्छा लगा। वो एक पिता के लिए सबसे गर्व की बात तब होती है जब उसका बेटा, बेटे का कद उससे ऊंचा हो। ये हर माँ बाप, तो ज़िंदगी में हमारे शुरुआत ही होती है माँ बाप और माँ बाप के संस्कार। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में पत्नी है, बहनें हैं, भाई है। हर रिश्ते अपने अपने आप में एक अहम, ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। और मुझे गुलशन पांडे जी से बात करते हुए इतना तो ज़रूर एहसास हो रहा है कि भले ही इन्होंने गरीबी देखी, भले ही इन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन इनके परिवार के हर सदस्य का प्यार साथ रहा और उसी प्यार की ताकत ने इन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। मैंने इस दौरान एक शो किया था जिसको बहुत प्यार मेरे कैरेक्टर को दिया लोगों ने। ये स्टार प्लस पे एक शो था, ये है चाहते हैं। ये है चाहते हैं, उसमें मैं हीरोइन का फादर था। ओके। प्रीशा थी हीरोइन का नाम था, उसका पापा मैं था, जीपीएस मेरा कैरेक्टर नेम था, जिसको इतना प्यार मिला। और मेरे लिए बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये रोल मुझसे पहले कर रहे थे विजय कश्यप सर, बहुत सीनियर एक्टर हैं, एनएसडी से हैं। और कोरोना का जो पहला लॉकडाउन लगा था, उसके बाद इंडस्ट्री में एक ऐसा रूल आया कि जो 60+ हैं उनको अभी शूटिंग पे नहीं आना है। ओके। अब वो फादर नहीं आएंगे तो कैसे, बीच में रुकी हुई थी कहानी, लॉकडाउन से रुका था। तो जब वो रीस्टार्ट हुआ, सेकंड उसका सीजन शुरू हुआ, तो वो जीपीएस मुझे बनाया गया। तो मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए था कि मेरी इमेज इंस्पेक्टर के नाम पर छपी हुई है लोगों को। मैं अगर यूं भी बैठा हूं तो इंस्पेक्टर। अब उसको तोड़ के एक बहुत ही इमोशनल फादर का रोल है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, और क्योंकि एक बहुत बड़े एक्टर ने उस रोल को किया हुआ था, निभाया हुआ था, अब उसको आप वहां तक नहीं ले जा सकते, तो इतना नीचे भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका। लेकिन मेरे को इतनी खुशी हुई जब मेरी क्रिएटिव ने आके मुझसे कहा कि हमें लग ही नहीं रहा कि हमने जीपीएस को चेंज कर दिया है। और लोगों के जो रिस्पांस मिलते रहे, बहुत मेरे को, मैं आभारी हूँ सबका जो देखते थे उसका। और अगर जिन्होंने नहीं देखा तो वो हॉटस्टार पे जाके देख सकते। मैं जरूर उसका लिंक कोशिश करूंगा कि वीडियो के नीचे वो लिंक डाल दूं कि आप उसे जरूर देखें। और ये अभी इन्होंने जो कहा, एक बात, कितनी बड़ी बात है वो, कि ये एक किरदार में डूब गए थे, वो इंस्पेक्टर। अब उस किरदार से एक अचानक एक दूसरे किरदार में इतना परफेक्शन करना कि लोगों को पसंद आ जाना, लोग चाहने लगे, यही होती है अपने काम से दीवानगी की हद तक प्रेम करना। आपके लाखों करोड़ों
चाहने वाले हैं, आपके लाखों करोड़ों दर्शक हैं जिन्होंने बार बार आपको देखा है, उनके लिए क्या प्यारा सा संदेश है? आप सबको मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला 2024 और उसके बाद आने वाले बहुत सारे साल आप सबके लिए बहुत 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 शुभ हों। आप स्वस्थ रहें, आपकी खूब उन्नति हो, हमारा देश बहुत आगे बढ़े, और इसी कामना के साथ कि आप सब हंसते खेलते मुस्कुराते रहेंगे। और जो हमारे नौजवान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आजकल नशे का चलन बहुत ज़्यादा है, बहुत अजीब अजीब तरह के ड्रग्स ये हमारी यंग जनरेशन ले रही है। इनको ऐसा महसूस होता है कि इसमें बहुत मज़ा है। मैं सच बताऊं, आपको थोड़ी देर के लिए जो मज़ा महसूस हो रहा है वो आपके परिवार के लिए बहुत कष्टदायक है। प्लीज़ अपने परिवार के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ इतना कीजिए कि आप एक अच्छे इंसान बन जाइए, अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा कुछ काम कीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं वो 100% आप कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। कभी कहीं से डिप्रेस मत होइए। अगर कोई भी डिप्रेशन आपको मिल रहा है, कोई भी कष्ट आपको हो रहा है, तो आपकी माँ आपकी सबसे बड़ी दोस्त है, जिसको हम बड़ा होकर ऐसे समझते हैं कि शायद अब जो दूसरे हैं वो हमारे दोस्त हैं क्योंकि वो हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन आपकी मम्मी, आपके पापा आपके बेहतरी के लिए आपको कुछ बोल रहे होते हैं। मेरे को भी बुरा लगता था, आपको भी लग रहा होगा। मैं आपकी उम्र से ही गुजरा हूँ इसलिए आपको बोल रहा हूँ। लेकिन सच मानिए, जब आप मेरी उम्र में आएंगे तो आपको लगेगा कि काश आपने उस वक्त उनकी बात मान ली होती। तो इस काश से बचने के लिए प्लीज नशे को कम से कम छोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट, मेरी बहुत शुभकामनाएं। मुलसिल पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।